बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में आ गई। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। अगर बात करें मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के हवाले से जो मुख्तलिफ चिमिया गोएँ चल रही है, मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अब अफवाहों का बाज़ार जो है काफ़ी गर्म है। और मुख्तलिफ अखबारों की बात करें, टीवी चैनल्स की बात करें तो डिबेट्स जो चल रही है जम्मू कश्मीर को लेकर के आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई बड़ा फैसला हो सकता है। तो हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे ही बात करेंगे, उस मामले के हवाले से जानना चाहेंगे। हिलाल, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह अब डिबेट्स जो चल रही है जम्मू कश्मीर को लेकर, चाहे हम अखबारों की बात करें, टीवी चैनल्स की बात करें या तज्जिया निगारों की बात करें, तो जम्मू कश्मीर को लेकर अब कहीं ना कहीं डिबेट्स चल रही है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है ये मरकज़ी क़यादत के साथ मिल सकती है, उनसे बातचीत हो सकती है और जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला आने वाले दिनों में मुतवक्का है। सियासी मुबस्सिरीन की बात करें जिनके साथ आपने बात की, उनका क्या कहना है इस के हवाले से कि अभी जो बहस मुबहस चल रहा है? देखिए रूफ, एक सियासी हलचल शुरू हो चुकी है, कोई शक नहीं है। और जो हालिया दिनों पीएचडी की एक मीटिंग हुई है 7 माह के बाद, तो वो भी इस हलचल का एक हिस्सा है। लेकिन अब पीएचडी के लिए ये इम्तिहानात के दिन हैं, क्योंकि पीएचडी का जो एजेंडा है जिसको लेकर पीएचडी बना है, उसके लिए अब आने वाले दिन काफ़ी इम्तिहान भरे होंगे। क्योंकि जो मुख्तलिफ मुल्क के रोज़नामों में, मैगज़ीन्स में या सियासी हलकों में जो आजकल चीमागोइयाँ चल रही हैं, जो आजकल चर्चे और बहस मुबाहसे चल रहे हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि अब अमित शाह की क़यादत में जो वज़ारत दाखिला है वो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के साथ मिल बैठेगी, बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन है उनके इनेकाद के साथ साथ डिलिमिटेशन और डिलिमिटेशन से पहले ही स्टेटहुड का ऐलान करना, इस हवाले से बातचीत हो सकती है और ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर को डिलिमिटेशन के साथ साथ यहाँ पर स्टेटहुड देना और उसके बाद इलेक्शन कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है और इसके लिए उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट भी ये कमिटमेंट दी हुई है। अब इम्तिहानात के दिन पीएचडी के लिए क्यों है, वो इस तरह है कि अब देखना होगा कि पीएचडी क्या इस बातचीत का हिस्सा बनेगी। तारिक आमिर साहब का कहना था कि वो कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी उसको वो ज़ाया नहीं होने देंगे। यानी इशारा लग रहा है, वाज़िया नहीं है लेकिन इशारा लग रहा है कि वो बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं, गुप्तशनीद कर सकते हैं। रिजल्ट क्या निकलेगा, मानेंगे या नहीं मानेंगे, इत्तेफाक करेंगे सेंटर की बातों का या उनकी राय का, वो दूसरा सवाल है। लेकिन वो अगर बातचीत का हिस्सा बनते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि फिर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जमात, जिससे वो बीजेपी की बी टीम कहते थे, उसके और पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीएचडी का नाम देंगे, उसके दरमियान फिर कोई फ़र्क नहीं रहा। क्योंकि जो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जिससे पीएचडी के लोग कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, अगर वो भी उन्हीं शराइत पर स्टेटहुड को लेकर या स्पेशल पैकेज को लेकर या इलेक्शन को लेकर उस एजेंडे वाली मीटिंग में हिस्सा हो जाएंगे, उस यानी इन 3 चीज़ों को लेकर जो बातचीत चलेगी उस अमल का अगर वो हिस्सा बनते हैं, तो फिर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और पीएचडी डिफरेंट नहीं है, बल्कि वो जम्मू कश्मीर की एक ही पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मरकज़ के लिए ये एक ही नुक्ता होगा। तो इस तरह से अब देखने वाली बात होगी कि क्या पीएचडी अपने मौक़िफ़ में कंप्रोमाइज़ करके फिर इस बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं। अगर वो बन जाते हैं तो फिर ये वाज़िया हो जाता है कि हिलाल, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर हम पीएचडी की ही बात करें, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टी जो है वो पीएचडी में है और अपनी अलग अलग राय रखते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, खासकर पोस्ट जो आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात करें, पहले ऐसा लग रहा कि एक ही स्टैंड पे हैं, क्या आपको लग रहा है कि अभी भी एक ही स्टैंड पे है? क्योंकि जो ज़राए से खबर आ रही है, जो इजलास बुलाया गया था पीएचडी का, उसमें महबूबा मुफ्ती ने जो राय दी है, ये भी कहा जा रहा है कि वो अपनी जिद पे कायम है कि वो स्टेटहुड को ही नहीं मान, वो कह रहे कि स्टेटहुड को लेकर ही हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जो कुछ हमने 4 अगस्त खोया उस पे बात होना बड़ा जरूरी है। देखिए, ज़राए के हवाले से जो हमें भी इतलात मिली हैं उनके मुताबिक
जो PAGD की तंजीमें हैं उसमें कुछ चंद ऐसी तंजीमें हैं जिनका कद भले ही छोटा हो -PDP करके, लेकिन वो इस बात पर बज़िद है कि वो 370-35A के उस एजेंडे पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। और इस PAGD का एक बहुत बड़ा पार्ट जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सूरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, माना जा रहा है कि वो किसी हद तक बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि कोई ऐलान नहीं हुआ है, कोई वाज़ेह नहीं हुआ है, बल्कि ज़राए के हवाले से ये खबरें मिल रही हैं। लेकिन इस हवाले से ये भी मालूमात पता चली हैं कि PDP का मौक़िफ़ है कि वो 370 को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। और PDP की जानब से महबूब मुफ्ती ने PAGD के मेंबरान को ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो 370 के उस एजेंडे के साथ है और आइंदा भी उस PAGD का हिस्सा तब तक बनी रहेगी जब तक ये PAGD के मेंबरान 370 की बहाली, 35A की बहाली, 4 अगस्त साल 2019 के स्टेटस की बहाली तक तो और जदोजहद करेंगे, तब तक वो भी उसका हिस्सा बनेगी। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या कुछ होता है, कहीं उनका जो एजेंडा है या उनका मौक़िफ़ है उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आएगी, या नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मौजूदा मौक़िफ़ है उसमें भी किसी तरह की तब्दीली आ जाएगी। ये बाद की बात है। आप देखने वाली बात होगी कि PAGD का जो आइंदा का सेशन चलेगा, जो मीटिंग का सेशन उन्होंने पहले ही कहा कि आइंदा भी रहेगा, तो उस पर देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन अभी तक ज़रा के हवाले से जो हमें खबर मिली है उसमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ PDP का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो 370 और 35A को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं और इसके डाइल्यूट करने के हवाले से भी वो कोई चीज़ पर इत्तिफाक नहीं कर रहे हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पर अभी सोचो विचार ही कर रही है, लेकिन कोई हतमी फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से भी नहीं आया है। लेकिन आपको याद होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानब से भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये वाज़ेह कहा गया था कि 370 और 35A की बहाली को लेकर PAGD अभी भी डिटर्मिनेट है और इस हवाले से उनके मौक़िफ़ में कोई कमज़ोरी कोताही नज़र नहीं आ रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आइंदा का जो सेशन चला है और मुल्क के मुख्तलिफ अखबारात और मैगज़ीन्स के साथ साथ जो अभी चर्चे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड इलेक्शन और डिलिमिटेशन के हवाले से चल रहा है, उस पर क्या पेशरफ्त होती है और मरकज़ की जानब से क्या कुछ ऑफर होगा, क्या स्टेट सब्जेक्ट राइट्स को लेकर भी कोई बात होगी, तो उस पर शायद फिर इनका मौक़िफ़ भी बदल सकता है। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे, बात हो रही थी इजलास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मरकजी होम मिनिस्टर की क़यादत में जम्मू कश्मीर की लीडरशिप जो है वो अब बातचीत का सिलसिला शुरू कर सकती है। इस तरह की खबरें जो मुख्तलिफ अखबारों की जीनत बनी हुई है, अब TV डिबेट्स में ये मामला अब चल रहे हैं कि बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू होगा आने वाले दिनों में। अब PAGD पे जो है सारी जो निगाहें वो PAGD पे हैं। क्या PAGD अपने मौक़िफ़ पर बरकरार रहेगी या मौक़िफ़ में नरमी आ सकती है, क्योंकि ज़राए से ये भी खबर आ रही है कि PDP सरपरस्त महबूबा मुफ्ती ने साफ कर दिया है कि वो स्टेटहुड को लेकर ही आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि जो कुछ 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर ने खोया है, जब तक उसको वापस नहीं दिया जाएगा तब तक कोई पेशरफ्त नहीं होगी। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या यही मौक़िफ़ बरकरार रहेगा या कि इस मौक़िफ़ में तब्दीली देखने को मिल सकती है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की सूरत हाल के हवाले से। अब कहीं ना कहीं सूरत हाल में बेहतरी देखने को मिल रही है और बेहतरी के साथ ही हुकाम का ये फैसला कि जम्मू कश्मीर में 8 अजला में अब जो कोविड कर्फ्यू है उसमें नरमी दी जाएगी और 5 दिनों की डील अब 8 अजला में दी गई है। अगरचे इसमें श्रीनगर अभी शामिल नहीं है, बडगाम शामिल नहीं है, बाकी जो अजला है कश्मीर के 4 और जम्मू के 4, वहाँ पे अब 5 दिन जो है वहाँ पे डील दी जाएगी कोविड-19 के हवाले से। और अब अनलॉक, एक तो अनलॉक, अब जो माहिरीन या बाकी जो लोग जिस तरह बातें करें तीसरी वेव के हवाले से या SOPs के हवाले से, अब जहां अनलॉक कर दिया गया है वहां पे SOPs की कितनी इंपॉर्टेंस है, वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है और ख़ासकर तीसरी लहर के बचाव के लिए क्या कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है। हमने ये सारा मामला डॉक्टर नवीद नज़ीर तक पहुँचाया और उनसे जानना चाहा कि सरकार अब आहिस्ता आहिस्ता से अनलॉक कर रही है, तो अनलॉक को लेकर किस तरह की एहतियात बरतने की ज़रूरत है और ख़ासकर तीसरी वेव जो कह रहे हैं कि आने वाली है, उस हवाले से क्या क्या तैयारियां हैं और किस तरह बचाव किया जा सकता है, और SOPs के साथ साथ वैक्सीनेशन जो ड्राइव है उसको कितनी तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है। पूरे मामले पे हमने बात की डॉक्टर नवीद नज़ीर से।
دیکھیے یہ تھرڈ ویو کا جو ہے یہ تو اس وائرل ڈیزیز میں ایسی ویوز آتی رہتی ہے جب پینڈیمک ہوتا ہے اس کے بعد. تو یہ جب اگر ہم نے SOPs فالو نہیں کیے اور احتیاطی تدابیر نہیں لیے اور ہم نے ویکسینیشن کا عمل نہیں لایا پریکٹیکلی, تو اس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ آگے جا کے ہمارے یہاں پھر سے نمبر آف کیسز بڑھ سکتے ہیں اور یہ ویوز آتی رہیں گی. لیکن اگر ہم نے احتیاطی تدابیر لیے, پورے ویکسینیٹ کرایا ہر کسی کمیونٹی ممبر کو, تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اور جو مطلب کافی مارکیٹ میں یہ بات بھی ہے کہ بچے زیادہ افیکٹ ہوں گے اس تھرڈ ویو میں, یہ تو اسپیکولیشن ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس کوئی ویکسین اویلیبل نہیں ہے جو 18 سے کم عمر کے جو باشندے ہیں ان کے لیے. تو اس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو ہمارے باقی ہیں وہ فلی ویکسینیٹ ہو جائیں گے اور پھر بچیں گے تو 18 سال سے کم کے. تو اسپیکولیشن کی جا رہی ہے کہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہی اس تھرڈ ویو میں زیادہ انوالو ہو جائے. لیکن اگر ہم نے SOP صحیح سے فالو کیے, اور عنقریب بھی پاسبلٹی ہے کہ بچوں کا ویکسین بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا, اور جب بھی وہ آئے تو لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ اس ٹائم بھی میں لوگوں سے اپیل یہی کروں گا کہ آپ ویکسینیٹ جو بھی ایلیجیبل ہے, جس کی باری ہے وہ آ جائے, ویکسینیٹ کرائے اور سیف رہے. اور جب بچوں کا ویکسین آئے گا مارکیٹ میں تو وہ بھی سامنے آئے تو ان کو بھی ویکسینیٹ کرائے. لاک ڈاؤن تو کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے, لاک ڈاؤن تو کھلنا ہی ہے کبھی کبھی, اور ہمیں روزمرہ کے کام پہ جانا ہے. لیکن SOPs جو ہے وہ فالو کرنا بہت ضروری ہے. باہر جا کے ماسک پہننا, سوشل گیدرنگس اوائڈ کرنا, فزیکل ڈسٹینس مینٹین کرنا, اگر ہم یہ کریں گے تو ہم دھیرے دھیرے اپنے روزمرہ کے کام پہ جو ہے وہ کمپلیٹلی جا سکتے ہیں. ناظرین اسپیشل رپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں. اسپیشل رپورٹ میں بات کریں گے جہاں جموں کشمیر کو لے کر اب افواہوں کا بازار گرم ہے, اور جو مرکزی قیادت جو لیڈرشپ وہاں کی ہے وہ جموں کشمیر کی لیڈرشپ کے ساتھ بات کر سکتی ہے, اور آنے والے دنوں میں کوئی بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے, چاہے اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرے, ڈیلیمیٹیشن کی بات کرے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں ہی جموں کشمیر میں اب الیکشن کروائے جائیں گے, اور اس سلسلے میں یہاں کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو رابطہ مہم ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور لیڈرز کے ساتھ جو میٹنگ کا سلسلہ ہے اس کو بھی شروع کیا گیا ہے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سری نگر مرکزی دفتر پہ آج ایک اجلاس زیر صدارت پارٹی جنرل سیکرٹری غلام نبی لون ہانجورہ کی قیادت میں بلایا گیا تھا. وہاں پہ مختلف لیڈران موجود رہے. ضلع صدر بڈگام محمد یاسین بٹ کے ساتھ ساتھ سینئر لیڈر روب بٹ بھی اس میٹنگ میں شامل رہے, اور وہاں پہ حالات کا جائزہ لیا گیا ہے. ورکروں کے ساتھ کس طرح اب تال میل بڑھایا جائے گا, اس حوالے سے وہاں پہ میٹنگ میں گفتگو ہوئی ہے. میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے پارٹی جنرل سیکرٹری غلام نبی لون ہانجورہ نے کہا کہ ان کو افواہوں کے حوالے سے کوئی ابھی خبر نہیں ہے, مگر جب بھی یہاں پہ کوئی فیصلہ آ سکتا ہے تو جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے لیے تیار ہے, PDP اس کے لیے تیار ہے. غلام نبی لون ہانجورہ کا کیا کہنا ہے, ہم آپ کی نظر کرتے ہیں. نہیں, الیکشن کی کوئی ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں, اور نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ الیکشن کب ہونے والے ہیں کب نہیں ہونے والے ہیں. لیکن جہاں تک ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, سیاسی جماعت ہے, سیاسی جماعت کے طور پہ ہمیں تنظیم کو مضبوط کرنا ہے گراس روٹ لیول پہ, اور اسی سلسلے میں یہ میٹنگ تھی. اور یہ ہم نے ان کو اپنے ساتھیوں کو ہدایت دی ہے کہ یہ اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کے ساتھ ریچ آؤٹ کریں, ان کے مشکلات کا ازالہ کرائیں, آفیسروں کے ساتھ ملیں, اور ان کو جو لوگوں کے کو درپیش مسائل ہیں ان کی جانکاری دیں اور ان کا ازالہ کرائیں. دیکھیے ہمارا موقف صاف ہے, واضح ہے. PDP کا 4 اگست 2019 کا ہمارا جو موقف تھا وہی آج بھی ہے. 5 اگست کو جو ہوا ہم اس کے خلاف ہیں, اور اس کے خلاف ہم بات کرتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا 5 اگست کو. ہم آج بھی اسی موقف پر ہیں, اور آج بھی یہی کہتے ہیں کہ جو 4 اگست جو سچویشن تھی, 4 اگست جو پوزیشن تھی ریاست جموں و کشمیر کی, وہ بحال ہونی چاہیے. لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ناظرین آپ اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں. بات کریں گے آج عالمی طور پر خون عطیہ کرنے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. جموں کشمیر کی بات کریں تو مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا گیا. ریڈ کراس کے ساتھ ساتھ مختلف ہیلتھ مراکز پہ آج خون کا عطیہ دیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں رضاکار تنظیمیں ہیں, انجمنیں ہیں, انہوں نے بھی آج خون کا عطیہ دیا ہے, اور مختلف اسپتالوں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے. GMC ڈوڈا کی بات کریں, وہاں پہ بھی آج ایک جو کیمپ بلایا گیا تھا جہاں پہ لوگوں نے خون کا عطیہ دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان حالات میں
जहां लोगों को कहीं ना कहीं खून की ज़रूरत पड़ती है, तो हर एक अस्पताल में चाहिए कि वहाँ पे एक जो ब्लड बैंक रखना चाहिए, जब वहाँ पे खून अवेलेबल हो, ताकि जो मरीज़ हो या एक्सीडेंट से जिन लोगों को एक्सीडेंट की वजह से खून की ज़रूरत पड़ती है उनको फिर उस वक्त परेशान ना होना पड़े। इस वजह से ये जो एहतियात का सिलसिला है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसा आप जानते हैं, खून ये आज के लिए ही नहीं बल्कि हर दिन और हर लम्हा इसकी ज़रूरत पड़ती है। हर महीने में हम ब्लड डोनेशंस का इनेकाद करते हैं। ब्लड डोनेट तो आज हो जाएगा, मगर आज का बुनियादी मकसद ये है कि हम लोगों के अंदर उस जज्बे को उजागर करें जिस जज्बे के तहत लोगों की मदद करना चाहते हैं, इंसानी जानें बचाना चाहते हैं। खून देना ही देना होता है, ये इसकी ज़रूरत किसी भी वक्त पड़ सकती है। उस चीज़ के लिए लोगों के अज़हान को इस चीज़ के लिए माइल करना कि जब भी आवाज़ आए, कहीं से भी आए खून की, उनको दौड़ना चाहे और जान बचानी चाहिए। जहाँ तक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का ताल्लुक़ है, आज के दिन हमने हर ज़िले के हेडक्वार्टर पर एक ब्लड कैंप का इनेकाद किया है। तो आज यहाँ भी हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में नेशनल हेडक्वार्टर पर मुनक़द किया है। जिस तरह आपने देखा, आप देख रहे हैं, लोग का जज्बा है, आ रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये बड़ी मुस्बत तब्दीली है और खुशाइंदा बात है। यही हम चाहते हैं कि लोगों की जान बचाने के लिए आगे आएँ और खून का एहतियात दें। आज हम यहाँ पे ब्लड बैंक जीएमसी डोडा में सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड डोनर डे, जो कि अप्रिशिएट करने के लिए होता है। जितने भी हमारे ब्लड डोनर्स होते हैं उनको हम इस दिन अप्रिशिएट करते हैं, उनको थैंक्स बोलते हैं कि आपने आगे आए, आप लोग आगे आए, आपने ब्लड दिया और किसी की जान बचाई। यहाँ पे सुबह से ऑलमोस्ट 10 डोनेशंस अभी तक हो चुकी हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एटलीस्ट 25 to 30 डोनेशन। नाज़रीन, एक तरफ अनलॉक और अनलॉक के बीच में अब कारोबारी सरगर्मियां जहां थोड़ी बहुत शुरू भी हो गई है और जो एसओपीज़ के हिसाब से इसको आगे बढ़ाना है, और जो सरकार ने पहले ही इस हवाले से ऑर्डरनामे मुरतब किए हैं उन्हीं को फॉलो करने की ज़रूरत है। अब आहिस्ता आहिस्ता से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कश्मीर में जो बाहर के सयाह है वो भी अब वारिद कश्मीर हो रहे हैं। और आज के दिन के हवाले से बात करें, गुलमर्ग में तकरीबन 20 से 25% जो मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए जो सयाह हैं उनको देखा गया है और उन्होंने लुत्फ़ अंदोज़ हुए हैं वो गुलमर्ग के इन हसीन वादियों से। लोगों ने इस हवाले से बात की कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट आना चाहिए क्योंकि उनका रोज़गार मुंसलिक है उन सयाहों के साथ, टूरिस्ट के साथ, मगर एसओपीज़ का ख्याल रखना चाहिए और जो भी लोग यहाँ पे आ सकते हैं उनको जो है बाज़ार तौर पर वैक्सीन करने के बाद ही उनको यहाँ पे एलो किया जाए। इसके साथ साथ बच्चों को भी देखा गया है गुलमर्ग की इन हसीन वादियों में, जिन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए खुशी का इजहार किया कि काफ़ी वक्त के बाद वो आज गुलमर्ग आए हैं, एक लंबे लॉकडाउन के बाद जहाँ उनको घर में बैठना पड़ा क्योंकि स्कूल भी बंद पड़े हैं। अब थोड़ी बहुत राहत उनको मिली और उन्होंने खुशी पाई आज गुलमर्ग आकर। सर, मैं वैसा कि विंटर में गुलमर्ग में ऑलमोस्ट 60-70 दिन बैठता हूँ, बट समर में इस बार पहली बार आया हूँ एंड मैं जितना प्यार विंटर से करता हूँ लगभग शायद उतना ही प्यार आप समर से भी करने लगा हूँ। आप देख सकते हैं आसपास कितनी ग्रीनरी है, खुला मौसम है और 12 से 15 डिग्री टेम्परेचर है। दिल्ली में 40 डिग्री है, तो ये तो वाकई में जन्नत है, चाहे वो विंटर हो चाहे वो समर हो। टूरिस्ट लोगों को एज लॉन्ग एज दे वैक्सीनेटेड, following COVID norms, maintaining social distance, they are more than welcome to come to गुलमर्ग। हम चाहते हैं सर यहाँ पर कि अब टूरिस्ट आए यहाँ पर, वो आकर यहाँ पर एंजॉय करें, जैसे गोल्फ एक्टिविटी बाकी वहाँ पे सर यहाँ पर हम लोग 2 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं सर के सह यहाँ पर आए, एंजॉय करे, कोई गोल्फ खेले, कोई घोड़े पे जाए, कोई हॉर्स राइडिंग करे। सर हम लोग बेकार बैठे हैं यहाँ पर। हम हुकूमत से यह दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हर जगह में वैक्सीन हो रही है, टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो अब टूरिस्ट को अलाउ करें सर गुलमर्ग के अंदर। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे महकमे तालीम के हवाले से और जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की के हवाले से। ज़िला कुपवाड़ा का हंदवारा इलाका, कोनीबल हंदवारा का इलाका, वहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान के तहत 8 साल पहले एक स्कूल जो है वो तामीर करना था और उसकी बाज़ार तौर पर 8 साल पहले काम शुरू हुआ था और 8 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी ये जो बिल्डिंग है ये अभी भी ज़ेर तामीर है। इस पे जो काम है वो रुका पड़ा हुआ है, इसके काम को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस वाले से लोगों ने इल्ज़ाम लगाया। लोगों का कहना है कि ये जो बिल्डिंग है अब ये डंपिंग साइट में तब्दील हो गई है, मगर महकमा एजुकेशन ने दोबारा से इस पर काम शुरू नहीं किया, इस बिल्डिंग की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। लोगों ने किस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं, हम लोगों की बात आप तक पहुँचा रहे हैं। आपने खुद देखा है कि बिल्डिंग की क्या हालत हो गई है, तो आप अभी साइड से भी देख लीजिए, जितने भी मतलब जो भी
कूड़ा करकट आता है बाजार से, वो सारा यहीं पे जमा हो जाता है। 8 साल पहले ये बिल्डिंग बनी है, प्राइमरी स्कूल्स के नाम से शायद ये बिल्डिंग बनी थी, तब तक अभी तक ये ऐसी ही है, ऐसी खस्ता हालत हो गई है ना बिल्डिंग की। वही सारे जो भी मतलब लड़के शाम को आते हैं वो इधर ही बैठे होते हैं, कूड़ा करकट सारा गंदगी सब इधर ही सब डिपॉजिट होता है। ये एक तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्रमोट करना चाहती है, बट उस हवाले से आप देख लीजिए कि जितने भी यहाँ पे जो एजुकेशन बिल्डिंग्स है वो सारे रेंट पे दिए गए हैं। जो अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसकी हालत तो खस्ता ही हो गई है। तो बाकी जो रही एजुकेशन की बात, एक साइड से तो ये प्रमोट करना चाहते हैं, दूसरे साइड से आप हालत देख लीजिए बिल्डिंग की क्या हो रही है। तो आपके वसालत से मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बिल्डिंग बनी हुई है तो आप इसको ठीक क्यों नहीं करते? यहाँ पे आप रेंट लेने की क्या जरूरत, रेंट पे बिल्डिंग लेने की क्या जरूरत है? लोगों के इल्जामात और इस बिल्डिंग की हालत का ये जो मामला है, हमारे साथी शमीम अहमद ने हंदवारा के जोनल एजुकेशन ऑफिसर तक पहुंचाया और उनसे जानना चाहा कि अगर इस बिल्डिंग पे पैसा खर्च हुआ है, अब ये मुकम्मल होने के करीब है, इसको मुकम्मल क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया गया आज तक? 8 साल में से ये ज़ेर तामीर है। पूरे मामले को लेकर हमारे साथी ने ज़ाडियो के साथ बात की। जोनल एजुकेशन ऑफिसर हंदवारा इस हवाले से क्या कह रहे हैं, हम आपकी नज़र कर रहे हैं। 2010-11 के प्लान में ये इसकी एलोकेशन हुई थी। टोटल इसका अमाउंट सेक्शनल अमाउंट था 9,79,79,000। उसमें से 81,000 रुपया इसका बकाया है, क्योंकि उस जमाने से और आज से 8 सालों में बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। इस वजह से इसका रिवाइज्ड एस्टिमेट बना है। हालांकि जो पार्टी है उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है, डिपार्टमेंट ने लिखा है कई बार, लेकिन उनने कुछ वो शायद क्या वजूहात है, वो हर बार यही कहते हैं कि इसकी कास्ट अब बढ़ गई है। उस वक्त जो मार्केट रेट्स थी सीमेंट की, बाजरी की, रेत की, ईंटों की, वो आज नहीं है, आज बहुत ज्यादा कीमत है, हमें रिवाइज्ड रेट्स दी जाए। तो डिपार्टमेंट ने रिवाइज्ड रेट्स के लिए इसका एस्टिमेट भेजा है, अभी तक उसका अप्रूवल नहीं आया, क्योंकि ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम हो रहा था। तो जब से इसकी सेंट्रल MHRD से एलोकेशन नहीं आ जाती है तब तक हम कुछ नहीं करते। नाज़रीन, बात तामीर व तरक्की की हो रही है और तामीर तरक्की की बात करें तो यहाँ सरकार के बड़े बड़े दावे जम्मू कश्मीर को लेकर, ख़ासकर अगर हम पोस्ट आर्टिकल एब्लिगेशन के बाद की बात करें तो मरकज़ी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया बार बार यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की हो रही है और जहाँ कहीं भी लोगों को मुश्किलात हो रही है और मुश्किलात का अजाला करने के लिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज़ है। मगर सूरत हाल जो है, ज़मीनी सतह की सूरत हाल वो मुख्तलिफ नज़र आ रही है और आए रोज़ लोग एहतजाज करते रहते हैं, चाहे सड़कों की हालत को लेकर, यहाँ पे जो अस्पतालों की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या पीने के पानी के हवाले को लेकर, तो आए रोज़ यहाँ पे एहतजाज होते रहते हैं। काजीपुरा चाडोरा के लोगों ने आज एक अनोखा एहतजाज किया और उन्होंने जो वहाँ की सड़क है, काजीपुरा चाडोरा जो सड़क जा रही है, उस पर शाली लगाई आज और उनका ये एहतजाज बड़ा अनोखा था, जहाँ पे उन्होंने महकमे के खिलाफ नाराबाजी की और जो सड़क की खस्ता हाली थी वहाँ पे उन्होंने शाली लगाई। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि साल 2004 से लेकर अभी तक ये सड़क खस्ता है, अगरचे मामला कई बार इंतज़ामिया की नोटिस में लाया गया था, महकमे R&B की नोटिस में लाया गया था, मगर आज तक इस सड़क के हवाले से कोई इक़दामात नहीं उठाए गए हैं, जिसकी वजह से आज लोग मजबूर हुए कि इस सड़क पे अब जो ट्रैफिक चल रहा है उसको रोकने के लिए इन्होंने इस सड़क पे अब शाली की फसल लगाई है। लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं, हम आपकी नज़र करते हैं। अच्छा तयाज मतलब यह जन यह रोड इंतहाई मुश्किलात यम सड़क हंद अत आब तम सह रब वसान होर पे पकनस काबिल यह कहें गई गए वन वनकस वारियान जायन थल लागन खतर मजबूर बेन इस अपर कह बाइक वोली बाग तमिस पे बोन वसन पे तमिस दक पे दिन तो पेवान सह पकन गए वारिया लट गए करे एक्जन चाडरास गुजारिशात DC बडगाम से करे तमो दोप असा करो तुहद मुश्किलात हल मगर आज तम गई नम जहन तहाल तम पे वो ब्या सड़ वही बगा साइड यह यपर चाडरा साइड पे दपे तिम अस दीतो ये कदल बलवान R&B तमो दोप ना हेको योतन तम तुम रोड कनेक्ट करो गोड ब्लॉक के थ्रू तोतन तम हेको कदल दित कह पता जन नरेगा पोस बाकी कह दोप अस महल जरूरत कहें मगर ये दो कदलरस वो तमो दिज अत खड़क हाइट अत पेवान अक साइड हेड़ खसन बी साइड वसन यह अत काबिल कह हेको अम पे तरित यह गया कनेक्ट यह रोड अत वन हेकान यह
سٲنۍ یِم مُشکِلات یِم گژھِ اَسہِ حل تاکہِ تُہۍ واتنٲیِو یُس زَن یہِ سٲنۍ کَتھ یہِ واتنٲیِو تُہۍ یِمن اعلیٰ حٲکمن تام تاکہِ یہِ پرٛابلِم گژھِ ہا اَسہِ سالو. हैदरबेग पट्टन के लोगों ने भी आज एहतजाज किया और जो कौमी शाहराह है उसको तकरीबन 2 घंटों के लिए बंद रखा है. लोगों ने एहतजाज किया और जिसकी वजह से शाहराह पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम देखने को मिला. लोगों का इल्ज़ाम है कि इलाके में लोगों को पीने की पानी की काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है और कई सालों से अगरचे ये मामला है, नोटिस में भी इसको लाया गया है सरकार के इंतज़ामिया के महकमे PHE के, मगर आज तक महकमे ने कोई कार्रवाई नहीं की कि लोगों को बेहतर जो पीने की पानी सप्लाई देने के लिए कोई इकदाम उठाए. बाद में तहसीलदार पटन और जो पुलिस एहलकारान वहाँ के हैं उनकी इंटरफेरेंस के बाद ही उनके वादा दही के बाद ही लोगों ने नेशनल हाईवे को खोल दिया और जो तहसीलदार पटन है उन्होंने इनको वादा दिया है कि लोगों की जो मुश्किलात है आने वाले दिनों में इसको जो है ख़त्म किया जाएगा. मतलब हमें जो पानी की किल्लत यहाँ पे कंटिन्यूसली हो रही है, जो हमारी जो पाइप लाइन है 4 इंच की है, 4 इंच के बजाय उसमें 3 इंच कीचड़ जमा हुआ है. 1 इंच पानी आ रहा है हमारे गाँव में, उसको भी जो हमें चश्मे का पानी आ रहा है ऊपर से मिरनाग से, तो जो 6 महीने वनी गाँव वाले उसको काटते थे, अपने फसलों में लगाते. हमें 6 महीने पूरा पानी के लिए तरसना पड़ता है, नदी नालों से पानी लाना पड़ता है. 2018 में इन्होंने मेजरमेंट भी लिया, जो कंसर्न AEJ उस टाइम थे उन्होंने उसका मेजरमेंट भी लिया, लेकिन वो फाइल ही अभी पता नहीं है कहाँ है. हमने इनको रिक्वेस्ट किया कंटिन्यूसली 4 साल से क्या हमें पाइपलाइन मिलनी चाहिए, नई पाइपलाइन, क्योंकि उसको 50 से 60 साल हो गए इस लाइन को, लेकिन ये मिल रही. ब्लैक में तो ये पाइप बेच रही है, जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, लेकिन हमें जो जेन्युइन लाइन है, जो हमें चाहिए, जो हमारी नीड है, वो हमें अभी नहीं मिल रही है. मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी जो माँ है, बहन है, नदी नालों से पानी लाना पड़ता है. अभी आपने देखा सर कि कैसे पानी लाना पड़ता है, करेंगे क्या हम, टैंकरों में पानी लाना पड़ता है. चलिए नाज़रीन, आज का स्पेशल रिपोर्ट, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही. मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त. आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे.